Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back to Sky Classes and welcome again to NEET Finishing Touch Test Series. I'm Irshad sir and this time I am going to discuss your most important portion, that is plant physiology from class 11th. हमने बेटा class 11 से डिस्कस किया था अभी मॉर्फोलॉजी और एनाटमी लास्ट लेक्चर में। ठीक, कल मेरा लेक्चर नहीं हो पाया और अभी भी मेरी तबीयत असल में ठीक नहीं है, तो मैंने चाहा था कि एक दो दिन में गैप ले लूँ, ब्रेक ले लूँ, लेकिन आपका भी सोचना है इसलिए मैं फिर से आया। बीमार हूँ आज। ठीक, अल्लाह पाक के कर्म फजल से इंशाल्लाह आप दुआ करें कि मैं अच्छी तरह से ये कंक्लूड कर पाऊँ। ठीक, आज हमारा जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है, चूँकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए पहले ही बता के रखूँगा कि आज सिर्फ हम दो चैप्टर्स को बेटा फिजियोलॉजी में करेंगे। एक हमारा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और दूसरा है मिनरल न्यूट्रिशन। इन दोनों में से बेटा आज हम MCQs ट्राई करेंगे और उसके बाद रिमेनिंग जो 3 चैप्टर्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। फिर आपका बचता है डाइवर्सिटी। ठीक, तो डाइवर्सिटी को बेटा लास्ट में हम करेंगे इंशाल्लाह एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट। ठीक, चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स माय टुडेज टॉपिक। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। चलिए बेटा, ठीक, ओके। पहला क्वेश्चन जो है बेटा, दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। Which of the following is not true for short distance transport? Short distance transport के लिए ट्रू क्या नहीं है, यानी फॉल्स कौन सा है रिगार्डिंग द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक, एक है बेटा पहला ऑप्शन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है, यस इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि डिफ्यूजन में हमें एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इट टेक्स प्लेस विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, तो डिफ्यूजन जो हमारे पास है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, ये सही है बेटा। टेक्स प्लेस बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, आपकी एग्जांपल एनसीईआरटी पे दी हुई है बेटा। ये डिफ्यूजन जो है इट आल्सो टेक्स प्लेस बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है बेटा, अगर ये हमारे पास एक सेल है, हमारे पास बेटा एक सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, यहाँ साइटोप्लाज्म से एक पार्टिकल की मूवमेंट होती है और ये दूसरे जगह पे बेटा आता है विद इन द साइटोप्लाज्म। तो एक जगह से चल के दूसरी जगह जब ये आ जाएगा, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है इट इज एक्चुअली एट डिस्टेंस, इट एक्चुअली अ ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल, सो इट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा उसको भी बेटा हम बोलेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इट टेक्स प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकती है, ये डिफ्यूजन से भी हो सकती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है बेटा इट मे टेक प्लेस बाय मींस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, बट फोर्थ जो हमारे पास है दैट इज टेक्स प्लेस बाय प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट से हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। प्रेशर ग्रेडियंट की जरूरत हमें पड़ती है जब हम पढ़ते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसको बेटा लास्ट में आपकी टेक्स्ट बुक ने इस चैप्टर के लास्ट में ट्रांसपोर्ट के लास्ट में डिस्कस किया है। वहां पे लिखा है मंचिस मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। वहां पे हम देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बेटा होता है बाय मींस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही नहीं है और यही बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the incorrect option for transport of organic and mineral nutrients in plants. ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट बेटा जो प्लांट्स में होता है, इनके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बेटा सिलेक्ट करनी है। यानी कि 3 ऑप्शंस आपको जो दी हुई है वो करेक्ट होंगी और आपको ढूंढनी है कि इनकरेक्ट कौन सी ऑप्शन है। पहली ऑप्शन जो है अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। हमारे पास जो ऑर्गेनिक या मिनरल एलिमेंट्स है या मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है दे अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, ये सही है। इनमें यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेटिक लीव्स। से फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास बेटा ये एक प्लांट है और ये इस प्लांट का बेटा लीफ है और इस लीफ के अंदर इस तरह से बेटा आपके बन रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड। से फॉर एग्जांपल ये आपका बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यू इमेजिन कि ये फूड बन गया यहाँ पे। अब ये फूड इधर से बेटा निकलेगा, ये फ्लोएम के थ्रू नीचे भी आ सकता है अगर नीचे फूड की कमी होगी, और ये ऊपर भी जा सकता है अगर ऊपर फूड की कमी होगी। तो अब देख लीजिए ये एक डायरेक्शन में गया, ये दूसरे डायरेक्शन में गया, ये किसी भी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। इट डिपेंड्स की नीड कहां होगी फूड की प्लांट में। तो देख लीजिए इसका मतलब है कि इट अंडरगोज मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। और दूसरी चीज ये बताया कि इट इज सिंथेसाइज्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेटिक लीव्स। ये भी बेटा सही है, यहां पे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक, आर एक्सपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि फूड जो बेटा यहां पे बनता है दे आर एक्सपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स। अगर से फॉर एग्जांपल
इसका रूट है स्टोरेज ऑर्गन, तो ये फूड बेटा इधर भी चला जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन में भी जाएगा, यह भी सही है। ठीक, फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन दे कैन नेवर बी री एक्सपोर्टेड। अगर फूड आपके रूट में बेटा आ गया, इधर रूट में फूड जमा हो गया, फोर्थ ऑप्शन बोलते हैं कि एक बार फूड रूट में आ गया, अब रूट से ये कभी भी री एक्सपोर्ट यानी वापस नहीं निकल सकता, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है बेटा, अगर हम देखेंगे फूड जो स्टोर्ड होता है बेटा रूट में, ये फूड यहां से बाहर भी निकल सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सीजन। जो अर्ली स्प्रिंग में हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं टेम्परेट एरियाज के, उनमें चूंकि लीव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जब नए बर्ड स्प्राउट होते हैं, ठीक, तो उस टाइम उस स्प्राउटिंग के लिए फूड चाहिए, चूंकि लीफ अवेलेबल है नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो ये वाला फूड तब ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फूड फिर से निकलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये ऑप्शन जो है बेटा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है, और यही बेटा हमारा सही आंसर इसका बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और केमिकल सिग्नल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन। जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर, या इसको बेटा हम बोलेंगे दूसरे लफ्जों में इनको हम बोलते हैं केमिकल सिग्नल्स भी। ठीक है बेटा, बिकॉज जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट हार्मोन्स, दे आर एक्चुअली केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है बेटा, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, इनका बहुत ही छोटे स्मॉल अमाउंट में बेटा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सही है। दे आर ट्रांसपोर्टेड इन स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड मैनर। स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड मैनर का मतलब है कि इनका डायरेक्शन जो है वो पहले से पता होता है कि ये किस ऑर्गन में स्क्रीट हो जाएंगे और कहां पे इनको एक्शन करना है। तो ये कोई भी बैरियर बीच में हो, ये उसको क्रॉस करेंगे, किसी भी तरह से उधर जाएंगे, दैट मींस इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड मैनर। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शंस अभी तक करेक्ट आ गए। और हमने क्या देखना है बेटा, हमने देखना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या केमिकल सिग्नल जो है इनका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा। अभी तक ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट आ गई। यूनि डायरेक्शनल मैनर देख लीजिए, इनका भी यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। मैं बता रहा हूं कि जहां से सिक्रीट हो जाएंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये वहां जाएंगे जहां पे इनको एक्शन करनी है, तो एक यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी किसी डायरेक्शन की ओर नहीं जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो तीनों आपको करेक्ट आ गए, ऑल ऑफ द अबव बेटा आपका इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट, assertion and reason है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। assertion, in a flowering plant there is an orderly and complex traffic of compounds in different directions। flowering plant में there is an orderly and complex traffic of compounds in different directions। हमारे पास बेटा जो प्लांट है यहाँ पे complex and orderly traffic, different compound जो बेटा बनते हैं, ये different directions में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कोई नीचे जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई इस साइड से जाएगा, कोई इस साइड से जाएगा। ठीक, orderly and complex ट्रैफिक यहाँ पे बेटा होता है डिफरेंट कंपाउंड्स का। ठीक है बेटा, डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये असर्शन है। रीजन क्या है? ईच ऑर्गन रिसीविंग सम सब्सटेंसेस एंड गिविंग आउट सम अदर्स। इसका बेटा क्या मतलब है कि एक ऑर्गन जो है, कोई भी ऑर्गन से, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड्स इधर चले गए बेटा रूट में, रूट ने कोई कंपाउंड को बेटा रिसीव कर दिया, तो इसने किसी चीज को रिसीव कर दिया और ये वापस भी कोई चीज बेटा देगा। समझ में आ रही बात? रीजन बता रहा है कि ये कोई चीज लेगा और कोई चीज वापस भी देगा। ठीक, Each organ receiving some substances and giving out some others, ये कोई भी बेटा वापस दे सकता है। ठीक, तो हमारे पास हम देखेंगे assertion जो है बेटा ये करेक्ट है, क्योंकि assertion क्या बता रहा है कि प्लांट में in flowering plant there is an orderly and complex traffic of compounds in different directions। जो compounds है वो different direction में क्यों बेटा जाते हैं? क्योंकि हर कोई ऑर्गन कोई एक कंपाउंड को रिसीव करता है और दूसरे कंपाउंड को एक्सपोर्ट करता है, तो ये इसका रीजन है। दोनों सही है। ठीक, तो इसका बेटा आ जाएगा इफ असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के रिलेटेड सही क्या नहीं है, यानी कि 3 सही होंगे, एक गलत होगा। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, ये तो सही है, मैं अभी भी बताया आपको। डिफ्यूजन जो है इट्स ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई एनर्जी वगैरह एटीपी नहीं लगेगी। समझ में आ रही बात? तो इसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इट इज अ स्लो एंड रैंडम प्रोसेस। डिफ्यूजन जो है इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड रैंडम प्रोसेस। ठीक, ये आहिस्ता आहिस्ता से हो जाएगी, फास्ट नहीं है, रैंडम प्रोसेस है, ये भी सही है। ठीक, टेक्स प्लेस अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन बेटा हो जाएगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? डिफ्यूजन बेटा तब हो जाएगा अगर एक हमारे पास पॉइंट है, लेट दिस बी द पॉइंट ए और दिस बी द पॉइंट बी। मैं आपको बार बार बताया हूं, ये क्लास में भी बताया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए पे 100 मॉलिक्यूल्स है और पॉइंट बी पे 50 मॉलिक्यूल्स है, सो देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस। ठीक, तो 100 मॉलिक्यूल्स यहां है, यहां पे 50 मॉलिक्यूल्स है। डिफ्यूजन क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां से जाएगा, इधर जाएगा। कब तक जाएगा? अगर यहां पे 100 है बेटा, ठीक,
तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और वो यहाँ जाएंगे, क्यों? बिकॉज देयर इज ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर यहाँ पे भी 50 मॉलिक्यूल्स ही होते, यहाँ पे भी 50 मॉलिक्यूल्स ही होते, तो कोई नेट फ्लो नहीं होता, ठीक। तो डिफ्यूजन के लिए जरूरी है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, ये भी सही है, ठीक। हमें देखना है कि सही कौन है। इज डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम, ये बता रहा है कि डिफ्यूजन सिर्फ लिविंग सिस्टम में होगा, यानी कि डिफ्यूजन जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम। नो, दिस इज रॉन्ग। डिफ्यूजन के लिए लिविंग सिस्टम का होना जरूरी नहीं है, इवन नॉन लिविंग में भी डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आप देख रहे हैं, ठीक है बेटा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आप देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस देख रहे हैं, कहीं भी डिफ्यूजन के लिए लिविंग सिस्टम का होना जरूरी नहीं है। हाँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो उसके लिए लिविंग सिस्टम का होना जरूरी है, लेकिन डिफ्यूजन जो है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम, ठीक। ये बोलता है इज डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम, तो ये गलत हो गया और हमारा यही बेटा सही आंसर बनेगा इसका। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेटा दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको बेटा देख ले आप। एक स्टेटमेंट है इन सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट टू मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली। हमारे पास आपके टेक्स्ट बुक में बेटा दिए हुए हैं, ठीक, पोर्ट्स। एक हो गया बेटा सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट, ठीक है बेटा, और एक हो गया यूनिपोर्ट। सिंपोर्ट में आप देखेंगे अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ए है और दूसरा मॉलिक्यूल बेटा बी है, अगर ए मॉलिक्यूल आउटसाइड से इनसाइड जाएगा, बी मॉलिक्यूल इनसाइड से आउट जाएगा, ठीक। और एंटीपोर्ट बेटा सॉरी, एंटीपोर्ट में इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है बेटा। मैं नए से बेटा इसको बनाऊंगा, एक मिनट। इसको बेटा इस तरह से नए से बनाएंगे। चलिए, ये आपका बेटा ए मॉलिक्यूल है, ठीक, और ये आपका बेटा बी मॉलिक्यूल है, ठीक। तो ए मॉलिक्यूल जब इनसाइड आउट जाएगा, आउटसाइड से इनसाइड जाएगा, बी मॉलिक्यूल भी आउटसाइड से इनसाइड जाएगा, वी कॉल दिस सिंपोर्ट, वी कॉल दिस सिंपोर्ट। और दूसरा हो गया बेटा एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या है बेटा, मॉलिक्यूल ए अगर जाएगा बाहर से अंदर तो मॉलिक्यूल बी आएगा बेटा अंदर से बाहर। समझ में आ रही बात, ठीक। तो इसको बेटा बोलेंगे एंटीपोर्ट, क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। एंड देन वी हैव द यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल होता है ए, इसको अपनी मर्जी है या अंदर से बाहर जाए, बाहर से अंदर जाए। तो समझे बेटा पहले इसको कि सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट जो है, इन सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट टू मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ दोनों मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं। ये सही है, जब ए बाहर से अंदर जाएगा साइमल्टेनियसली बी भी बाहर से अंदर जाएगा, लेकिन बी का बाहर से अंदर जाना इट डिपेंड्स अपॉन दैट अगर ए बाहर से अंदर जाए। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि बी और ए में बहुत जबरदस्त क्या है, इनमें गहरा ताल्लुक है, बड़ी खतरनाक फ्रेंडशिप है इन दोनों के बीच में। यानी कि अगर एक अंदर जाता है तो दूसरा बाहर रहना बर्दाश्त ही नहीं करता है और उसके साथ साथ चलता है तभी अंदर जाता है। तो ए की मोमेंट जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द बी और बी की मोमेंट जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द ए, ठीक। इसको बेटा बोलेंगे सिंपोर्ट। एंटीपोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट में याराना नहीं होता है दोनों का, इनका आपस में क्या होता है, दुश्मनी होती है। ए बोलता है मैं तब अंदर जाऊंगा जब अंदर से बी पहले बाहर आ जाए, मेरा दुश्मन उधर से, अगर ये वहां रहा मैं वहां नहीं रहूंगा, ठीक है बेटा। तो ए जब अंदर जाएगा एट द सेम टाइम बी कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको बेटा बोलेंगे एंटीपोर्ट। समझ में आ रही बात, ठीक। चलिए, इन सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट टू मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली, सही है ना, सही है, ठीक है बेटा। चलिए, अच्छा दूसरा क्या है बेटा, दूसरा स्टेटमेंट इन यूनिपोर्ट टू मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। अब यूनिपोर्ट बेटा देख लीजिए, ये आपका हो गया बेटा यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में मॉलिक्यूल जो है बेटा दे क्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। यहां पे ए मॉलिक्यूल को अंदर जाना है, इधर बेटा जब यूनिपोर्ट होगा ए मॉलिक्यूल को ये जरूरत ही नहीं है कि अंदर कौन है, इसको कोई चट्टी नहीं है, अंदर जो हो वो हो, ये जाएगा, चाहेगा तो जाएगा, वापस आना चाहेगा आएगा, इसको कोई, इसकी मोमेंट जो है ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रही बात, यूनिपोर्ट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बेटा सही है, तो हम लिखेंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल व्हेन। वाटर पोटेंशियल कब सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा, समझ में आ रही बात। हम बोलते हैं बेटा ये वाटर पोटेंशियल आपका हो गया साई डब्ल्यू, साई डब्ल्यू आपका वाटर पोटेंशियल हो गया, यही हो गया, हाँ ये तो वाटर पोटेंशियल हो गया साई डब्ल्यू। वाटर पोटेंशियल क्या है बेटा, इट इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल बेटा याद रखिए, सिंपल सिंपल, ठीक है। आपका एक बेटा यहाँ पे ये हो गया, एक ये हमारे पास बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ये प्योर वाटर है या कोई सॉल्वेंट है, ये कोई सोल्यूशन है, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स कितने रैंडमली बेटा मूव कर रहे हैं और कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी दैट एक्चुअली रेफर्स टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है बेटा। अब वाटर पोटेंशियल ये एक सोल्यूशन है, इसका कितना वाटर पोटेंशियल है, ठीक। इसका अब सोल्यूट पोटेंशियल क्या है पहले बेटा ये समझे, सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, साई एस। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, जब हम प्योर वाटर में कोई सोल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे तो इसका वाटर पोटेंशियल बेटा
डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट मॉलिक्यूल जब हम ऐड करेंगे तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इस वाटर मॉलिक्यूल के मोमेंट को हिंड्रेंस करेंगे, तो उससे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितना हम सोल्यूट्स ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। लेकिन वाटर पोटेंशियल कब बराबर होता है बेटा? सोल्यूट पोटेंशियल की। ठीक, वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सोल्यूट पोटेंशियल के अगर सोल्यूशन होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, देखिए अगर सोल्यूशन है इसको हमने अंडर एक्सटर्नल प्रेशर रखा है, अगर ये सोल्यूशन है इसको हम ऊपर से बेटा प्रेशर दे रहे हैं, उसको ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनको धक्का लगेगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बेटा बढ़ जाएगी, तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक, तो इस सूरत में वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उस टाइम जो सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है वही उसका सोल्यूट पोटेंशियल भी है। ये इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है, आपकी टेक्स्ट बुक ने दे दिया है। ठीक, सोल्यूट पोटेंशियल जो है ये वाटर पोटेंशियल के कब बराबर होता है? जब सोल्यूशन होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अगर सोल्यूशन को हम बेटा देंगे एक्सटर्नल टेंपरेचर, यहां से देंगे, ठीक, तो उस टाइम भी बेटा ये चेंज हो जाएगा। A solution contains more water molecules than solute molecules। ठीक है, इसमें भी बेटा चेंज हो जाएगा। तो याद रखना आपका वाटर पोटेंशियल हमेशा बराबर होगा सोल्यूट पोटेंशियल के जब सोल्यूशन क्या होगा? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इम्बाइबिशन जो है बेटा आपके पास, इम्बाइबिशन किसकी एग्जांपल है? इम्बाइबिशन आपने देखा होगा हमारे पास जो दाल वगैरह होती है हम उसको सोकिंग के लिए रखते हैं, सोक करते हैं और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, ये वॉल्यूम इंक्रीज होना जो है ना, ये बेटा किसकी एग्जांपल है? क्या ये डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ऑल ऑफ द अबव है? ठीक, इम्बाइबिशन जो है दिस इज सिंपली एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, देखिए जब आप दाल को पानी में डालते हैं ना तो पानी के मॉलिक्यूल्स किसके अंदर चले जाते हैं? दाल के अंदर। क्यों? क्योंकि दाल में उनकी कंसंट्रेशन कम है, पानी में उसकी वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। दिस इज डिफ्यूजन। सिंपली समझ में बेटा आ रही बात? इसी तरह से हमारे पास इम्बाइबिशन होता है ड्यूरिंग रेनी डेज, जब हमारे पास जो वुड होती है, जो वुडन विंडोज होते हैं, डोर्स होते हैं, इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इट्स अगेन बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, क्योंकि मॉइस्चर बाहर ज्यादा होता है, फिर ये उस लकड़ी के अंदर जाता है। ठीक, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। सो इम्बाइबिशन जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। चलिए बेटा नेक्स्ट। Choose the correct option. Mass flow of water occurs due to symplastic pathway. ठीक, आपको करेक्ट ऑप्शन बेटा सिलेक्ट करना है। ये बोलता है मास फ्लो ऑफ वाटर ऑकर्स ड्यू टू सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे जो है ना बेटा, सिम्प्लास्ट में स्लो मूवमेंट होता है, ये याद रखें आप। ठीक है बेटा, तो इसे मास फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये गलत ऑप्शन है। समझ में आ रही बात? अच्छा, सिम्प्लास्ट मोमेंट इज अ फास्ट मोमेंट, गलत है ना, मैंने बताया सिम्प्लास्ट इज अ स्लो मोमेंट। इसमें बेटा याद रखें एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में एक ट्रिक है सिंपली। ठीक, फास्ट मोमेंट कौन है, स्लो मोमेंट कौन है? ठीक, देखिए बेटा सिम्प्लास्ट का अगर हम बेटा देखेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक, तो मैं बता रहा हूं सिम्प्लास्ट क्या है बेटा, ये स्लो है, और एपोप्लास्ट क्या है बेटा, एपोप्लास्ट मोमेंट क्या है? एपोप्लास्ट मोमेंट जो है बेटा ये फास्ट मोमेंट है। अब कैसे बेटा ट्रिक रखेंगे याद, यहां एस है, एस स्टैंड्स फॉर स्लो, तो सिम्प्लास्ट स्लो हो गया, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा एपोप्लास्ट फास्ट मोमेंट है। ठीक, तो ये बता रहा है सिम्प्लास्ट मोमेंट इज अ फास्ट मोमेंट, गलत हो गया ना। ठीक, एपोप्लास्ट मोमेंट इज फ्रॉम रूट हियर अप टू जाइलम। ठीक, ये बोलता है एपोप्लास्ट मोमेंट जो है बेटा इट इज फ्रॉम रूट हियर अप टू जाइलम। एपोप्लास्ट कंटिन्यूअसली जाइलम तक वाटर नहीं पहुंचाता है, क्योंकि एपोप्लास्ट जो है वहां बीच में कैस्पेरिन स्ट्रिप होता है एंडोडर्मिस में, तो वहां से ये फिर से सिम्प्लास्ट बन जाता है। तो सिम्प्लास्ट जो है ना रूट हेयर से जाइलम तक जाता है, एपोप्लास्ट डायरेक्टली जाइलम तक नहीं जाता है, उसको फिर से सिम्प्लास्टिक पाथवे इख्तियार करना पड़ता है। तो ये भी गलत हो गया आपका। एपोप्लास्ट पाथवे डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एपोप्लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स को कोई बैरियर नहीं होता है। एपोप्लास्ट मोमेंट में अगर बेटा दिखाऊं, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है। चलिए बेटा सिम्प्लास्ट भी साथ में दिखाऊंगा ताकि क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है बेटा, चलिए जरा मैं आपको दिखाऊंगा बेटा। पहले ये एपोप्लास्ट पाथवे है। एपोप्लास्ट पाथवे में जो मॉलिक्यूल है वो बेटा इस तरह से जाएगा, सेल वॉल के थ्रू जाएगा, और ये जाएगा ये मॉलिक्यूल थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, सेल वॉल के थ्रू जाएगा, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू जाएगा। जब सेल वॉल के बीच में बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा सेल वॉल के थ्रू, तो कोई बैरियर नहीं होता है, बिकॉज सेल वॉल जो है इट इज परमेबल, ये कोई भी बैरियर क्रिएट नहीं करता है। लेकिन सिम्प्लास्ट में लेट अस सपोज ये एपोप्लास्ट हो गया। अगर सिम्प्लास्ट की बेटा बात करें, सिम्प्लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म। जब ये बेटा साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएंगे, इनको सेल्स को क्रॉस करना है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। ठीक, सेल वॉल तो बैरियर नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो बैरियर है। समझ में आ रही बात? तो सिम्प्लास्ट में बैरियर्स होते हैं, इसलिए सिम्प्लास्ट स्लो मूवमेंट होता है। एपोप्लास्ट में बैरियर नहीं होता है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एपोप्लास्ट पाथवे डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सही है ना? ठीक, चलिए बेटा ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10।
द इनर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स टुवर्ड स्टोमेटल पोर आर। देखिए बेटा हमारे पास जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, गार्ड सेल्स का बेटा अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम गार्ड सेल्स का बेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, ये इस तरह से बेटा बीन शेप्ड सेल्स होती है, इस तरह से बेटा बीन शेप्ड सेल्स होती है, ये इनका बेटा इनर वॉल हो गया और बीच में ये स्टोमेटल पोर होता है। लेकिन स्टोमेटल पोर के साइड से ये जो वॉल होता है ना बेटा गार्ड सेल का, ये वाला वॉल जो होता है ना टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, ये बेटा होता है थिक एंड इलास्टिक। इसको बेटा याद रखेंगे आप, ये थिक एंड इलास्टिक होता है ये वाला वॉल। गार्ड सेल्स का ये वाला वॉल क्या होता है बेटा, थिक एंड इलास्टिक। जबकि ये आउटर वॉल जो है विच इज अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, ये होता है थिन। ये क्या होता है बेटा, थिन। तो बीच वाला अंदर वाला वॉल क्या होता है बेटा, थिक होता है। ये वाला वॉल होता है थिक एंड इलास्टिक। और थिक एंड इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि स्टोमेटल पोर को क्या करना है बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, इट मस्ट बी ओपन एंड क्लोज, कंटिन्यूअसली इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी। तो इनर वॉल पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और इसको रप्चर होने का खतरा रहता है, इसलिए ये थिक भी होता है। और इलास्टिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअसली ओपन एंड क्लोज होना है, ठीक। तो ये बेटा होता है थिक एंड इलास्टिक। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। 3-4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बोलना है कि करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक। अभी बताया आपको, बताया ना, रूट लेयर्स में अल्टीमेटली सारा वाटर सिम्प्लास्टिक होता है, चाहे वो एपोप्लास्टिक हो या सिम्प्लास्टिक हो। अगर एपोप्लास्टिक पाथवे भी हो उसको बाद में बनना पड़ता है सिम्प्लास्टिक, वो बाद में सिम्प्लास्टिक पाथवे इख्तियार करता है क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है बेटा। तो ये सही है। दूसरा क्या है, a band of suberized material called Casparian strip are present in the pericycle, ठीक है बेटा। ये गलत है, पेरिसाइकिल में नहीं होते, एंडोडर्मिस में होते हैं, ठीक है बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तीसरा क्या है बेटा, वाटर मोमेंट इज सिम्प्लास्टिक इन सिम्प्लास्टिक पाथवे इज रिलेटिवली स्लोअर, सिम्प्लास्टिक एस स्लोअर, एस सही, अभी बताया आपको, ठीक है बेटा। द मोमेंट ऑफ mitochondria in hydrilla leaf can be easily observed by cytoplasmic streaming. The moment of not mitochondria but chloroplast, ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट की मोमेंट हाइड्रिला लीफ में हम इजीली देखेंगे ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये भी गलत हो गया। अब सही कितने हो गए बेटा, सही कितने, एक ये सही है, एक ये सही है, यानी कि ए सही है, सी सही है, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। तो क्यों सब गोबर नोट को। चलिए नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से इनकरेक्ट बताना है। Mycorrhiza is a symbiotic association of a fungus with the root system. कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, yes it is an association of fungus with the root system. Fungal filaments form a network around the root and do not penetrate the root cells. Fungal filaments जो है they form a network around the root. It is true, यहाँ तक ये true है, and do not penetrate the root cells, ये गलत है क्योंकि फंगल फिलामेंट्स जो है ये रूट के इर्द गिर्द भी नेटवर्क बनाते हैं और रूट के सेल्स के अंदर भी जाते हैं। दे पेनिट्रेट द रूट सेल, और ये लिखता है दे डू नॉट पेनिट्रेट द रूट सेल्स। तो ये गलत हो गया ना, हमने यही सिलेक्ट करना है ना गलत वाला, तो ये सही है। लेकिन इन दो को भी देखेंगे। फंजाई प्रोवाइड्स मिनरल एंड वाटर टू द रूट, सही है बेटा, ठीक। सम प्लांट्स हैव एन ओब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा, ये भी मेरे बेटे सही है। चलिए नेक्स्ट, असर्शन, असर्शन और रीजन है ये। इफेक्ट्स ऑफ रूट प्रेशर आर ऑब्जर्व्ड एट नाइट एंड मॉर्निंग। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर जो है ना, रूट प्रेशर थ्योरी जब दी गई तो इसको बताया गया कि एक्सपेरिमेंटली हम बेटा किस तरह से देखेंगे कि रूट प्रेशर जो है इट एग्जिस्ट्स। रूट प्रेशर हमें बेटा देखने को मिलता है नाइट में और इन द मॉर्निंग आवर्स। मॉर्निंग आवर्स में भी रूट प्रेशर एविडेंट होता है, नाइट में भी रूट प्रेशर जो है इजीली बेटा ऑब्जर्व होता है। लेकिन अब मसला है क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है इसका। एक्सेस मॉइस्चर इज प्रेजेंट विच लोअर्स ट्रांसपायरेशन रेट, ये बोलता है रीजन कि नाइट में और सुबह के टाइम में ज्यादा मॉइस्चर होता है। यही रीजन है कि उस टाइम हमें रूट प्रेशर देखने को मिलता है। रूट प्रेशर कैसे बेटा देखेंगे, अगर ये एक हमारे पास प्लांट है, हम एक हर्बेशियस प्लांट का स्टेम लेंगे, इसको बेटा कट करेंगे तो ऊपर से निकलेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स, हम इसको बोलेंगे कि ये वाटर ऊपर आ गया बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। समझ में आ रही बात। लेकिन ये आपको सिर्फ दिखेगा मॉर्निंग एंड नाइट आवर्स में, डे में क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि दिन के टाइम जब भी बेटा आप इसको काटेंगे, समझ में आ रही बात, तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि यहां से कोई वाटर मॉलिक्यूल ऊज आउट होता है। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वो इवापोरेट हो जाएगा। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, रीजन ये है कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो इवापोरेट होता है, उसको वेपर बनता है। लेकिन ये क्या बता रहा है रीजन, ये बता रहा है रीजन जो है एक्सेस मॉइस्चर की वजह से ये लो ट्रांसपायरेशन रेट होता है। रीजन गलत है, असर्शन सही है। सो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट, ट्रांसपायरेशन कैन लिफ्ट वाटर अप टू हाइट ऑफ मेमोरी बेस्ड। एक दो क्वेश्चंस मैंने बेटा लगाए हैं फटाफट, एक ये पहला, इसके बाद दूसरा भी मेमोरी बेस्ड ही होगा, ठीक। ट्रांसपायरेशन जो है
ये लिफ्ट करेगा वाटर को अप टू हाइट ऑफ 15 मीटर्स पर आवर। आपकी टेक्स्ट बुक ने बेटा ये दिया हुआ है, ठीक है बेटा, 15 मीटर्स पर आवर। चलिए, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे 15 मीटर्स 1 घंटे में वाटर ऊपर जाएगा, इंटू 12 करेंगे तो 12 घंटे में कितना बेटा वाटर आपका ऊपर जाएगा। समझ में बेटा आ रही बात? चलिए नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ वाटर रीचिंग लीव्स एंड यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ इज। जितना भी वाटर अपटेक प्लांट करता है उस वाटर को, उसमें से कितना वाटर ऊपर जाता है, लीव्स के अंदर जाता है, और कितने वाटर से फोटोसिंथेसिस होती है। अगर 1 लीटर वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है, क्या ये इस 1 लीटर को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? आपको बताना है कि कितना वाटर प्लांट इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस में। मैं बोलता हूं लेस देन 1%। आपके टेक्स्ट बुक ने बेटा दिया हुआ है जितना भी वाटर प्लांट अपटेक करता है ना, तो लेस देन 1% ही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि अगर 100 लीटर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करेगा कोई प्लांट एक दिन में, तो 1 लीटर से कम वो इस्तेमाल करेगा फोटोसिंथेसिस में। तो दूसरे एंगल से ये होगा यानी कि 99% ऑफ द वाटर जो है इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन से लॉस हो जाता है। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट, माइक्रोफाइब्रिल्स विच एड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। माइक्रोफाइब्रिल्स जो है बेटा जो हेल्प करते हैं इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में जो माइक्रोफाइब्रिल्स बेटा हेल्प करते हैं, ठीक, आर प्रेजेंट इन। ये कहां पे बेटा प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ द गॉड सेल, सेल वॉल्स ऑफ द गॉड सेल्स, सेल वॉल्स ऑफ सब्सिडरी सेल्स, आउटर इन आउटर वॉल्स ऑफ द गॉड सेल्स। ये देख लीजिए, मैं बेटा फिर से ये गॉड सेल्स बनाऊंगा, अभी भी बनाई थी आपके लिए, फिर से बेटा बना रहा हूं। ये हमारे पास 2 गॉड सेल्स बेटा हो गई, ये इनका इनर वॉल बेटा हो गया इस तरह से। इनर वॉल को फिर से मैं बनाऊं थोड़ा सा थिक एंड इलास्टिक ताकि एग्जैक्ट समझ में आ जाए। ये इनर वॉल है बेटा, थिक और इलास्टिक होता है ये इनर वॉल इनका। क्लियर? चलिए, ये इनर वॉल बेटा थिक एंड इलास्टिक है, ठीक। और ये बेटा बता रहा है हमारे पास, अब देख लीजिए मसला क्या है। अब जो मसला है वो मसला देख लीजिए, ये बता रहा है कि माइक्रोफाइब्रिल्स गॉड सेल्स में कहां पे प्रेजेंट, स्टोमेटा में कहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ गॉड सेल। क्या यहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते? नहीं। सेल वॉल ऑफ द गॉड सेल, ये गॉड सेल है तो इसके पूरे सेल वॉल में, ठीक, इस तरह से बेटा माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे। ये समझना नहीं, ये नहीं समझना कि ये मैं साइटोप्लाज्म में बना रहा हूं, ना ना ना, ठीक। ये इस तरह से आप समझे बेटा, ये इस तरह से आप समझे, आपके टेक्स्ट बुक में भी इसी तरह की डायग्राम बनाई होगी। ये आपके माइक्रोफाइब्रिल्स हो गई। आपको लग रहा है कि ये साइटोप्लाज्म में है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में नहीं होते हैं, ये सेल वॉल में है। इस तरह से मैं समझाऊं, आपने वो छोटे बच्चों की बॉल देखी होगी ना, वो एक रबर बॉल आती है छोटे बच्चों की, 50 रुपए में मिलती है बाजार में, ठीक। क्या मैं आपको बताऊं, उसको ना बच्चे खेलते हैं, बड़ी बॉल वॉलीबॉल जैसी होती है बड़ी, ठीक, बैलून जैसा होता है, और वो बंद होता है एक जाली में। अगर आप मार्केट में देखेंगे ना, उसको बाहर से एक जाली होती है, ठीक। तो बाहर से जो जाली होती है ना, जो पूरे इस बॉल को कवर कर, इसी तरह से माइक्रोफाइब्रिल्स बाहर सेल वॉल से कवर करते हैं गार्ड सेल्स को। लेकिन हमने इसी तरह से डायग्राम बनाई, ये लगता है कि किस में है, साइटोप्लाज्म में नहीं है, अदरवाइज ये साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, ये सेल वॉल में होता है। तो माइक्रोफाइब्रिल्स आपके होंगे बेटा सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स में। चलिए, Which of the following factor does not affect transpiration? ट्रांसपायरेशन पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है? नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। यस, जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, और जिस तरह से स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूट होंगी उस वो भी डिपेंड करेगा ट्रांसपायरेशन कितनी होगी। ये सही है। परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, अगर किसी प्लांट को 100 स्टोमेटा है, अब ओपन कितने हैं इसमें से? क्या ये सारे के सारे क्लोज हैं? अगर सारे के सारे क्लोज हैं तो वो भी डिसाइड करेगा, ठीक है बेटा। तो ये भी सही है। कैनोपी स्ट्रक्चर, यानी कि प्लांट जो है इसका डिजाइन किस तरह से है, ठीक। क्या प्लांट में लीव्स इस तरह से है, अंदर की ओर लीव्स दहस गए हैं तो फिर ट्रांसपायरेशन कम होगी। अगर लीव्स एक्सपोज है टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द टेम्परेचर, तो आपका ट्रांसपायरेशन रेट जो है ना बेटा वो ज्यादा हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेटा एक प्लांट है, ये हमारे पास एक प्लांट है, ये इसके बेटा लीव्स है, इस तरह से बेटा इसके लीव्स एक्सपोज होगी। ये देख लीजिए, सनलाइट आएगी ना, सारे लीव्स पे बेटा गिर जाएगी। और दूसरा प्लांट बेटा हमारे पास इस तरह से है, दूसरा प्लांट, इसका एक लीफ इधर है, दूसरा लीफ इधर है, बाहर की ओर इधर लीव्स नहीं है, अंदर अंदर लीव्स है। तो कैनोपी स्ट्रक्चर में ये प्लांट जो है ना, इसके लीव्स ज्यादा एक्सपोज नहीं है, जबकि दूसरे प्लांट के लीव्स एक्सपोज हैं। यस, इट विल डिसाइड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक। फैक्टर्स, ये इट इज अमंग द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ट्रांसपायरेशन। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, इसको ट्रांसपायरेशन से कुछ नहीं करना है, तो यही हमारे पास गलत ऑप्शन है, यानी कि ये अफेक्ट नहीं करेगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। सही ऑप्शन बेटा यही है हमारे पास, ठीक। तो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाँ, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है इनको वास्ता है किसके साथ? फोटोसिंथेसिस के साथ। ट्रांसपायरेशन के साथ डायरेक्ट वास्ता नहीं है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट,
सरफेस टेंशन रेफर्स टू, सरफेस टेंशन जो है ना, इसका क्या मतलब है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, इसको बेटा हम बोलेंगे कोहिशन। कोहिशन दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर, ठीक है बेटा। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद पोलर सरफेसेस, इसको बेटा बोलेंगे एडहेशन। क्या बोलेंगे? एडहेशन, ठीक है बेटा, इसको एडिशन बोलते हैं। मोर अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू ईच अदर इन लिक्विड फेज देन इन गैसियस फेज, यही हो गया बेटा आपका सरफेस टेंशन। क्या हो गया? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक। ये बेटा आपका सरफेस टेंशन हो गया, नन ऑफ दैट। तो ये आपका करेक्ट है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना, इनको ज्यादा अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के साथ जब ये वाटर फेज में होंगे, लिक्विड फेज में होंगे। अगर ये गैसियस फेज में होंगे तो इनका अट्रैक्शन जो आपस में होता है ना, वो कम हो जाता है। तो वाटर में सरफेस टेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू गैसेस। सिंपल बेटा, याद रखिए। समझ में आ रही बात? चलिए, Consider the following statements. All minerals cannot be passively absorbed by the roots. हर कोई मिनरल जो है, इसको प्लांट के रूट्स पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? All minerals cannot be passively absorbed by the roots. अगर ये सही है तो इसका ये भी मतलब हो गया ना कि कुछ मिनरल्स जो है ना, उनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक। क्या बोल रहा है? मोस्ट मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि अक्सर बेशतर जो मिनरल्स हैं उनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। यानी कि कुछ मिनरल्स जो हैं उनका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मोस्टली जो है ना, उनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो दोनों सही है ना, ठीक। ये बोलता है कि ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब्ड, सारे के सारे पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। मोस्टली जो मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं ना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों ऑप्शन बेटा सही है। इफ स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी कैन आल्सो बी ट्रू, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट। अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस ऑकर्स एट द फाइन वेन एंडिंग्स थ्रू। देखिए, जब लोडिंग एंड अनलोडिंग का फ्लोएम बेटा आप पढ़ेंगे, जब अनलोडिंग होता है ना, अनलोडिंग यानी कि फ्लोएम से मिनरल आयंस जो है, इनका अनलोडिंग होता है एट फाइन वीन एंडिंग्स थ्रू। कि कैसे बेटा होता है? क्या डिफ्यूजन, सिर्फ डिफ्यूजन से होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है? ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मास फ्लो से होता है? ना, बोथ बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। डिफ्यूजन से भी बेटा इनकी अनलोडिंग होती है। से फॉर एग्जांपल बेटा, ये हमारे पास फ्लोएम है, मिनरल आयंस बेटा इधर आ गई, ठीक। ये फ्लोएम है, इसमें बेटा मिनरल आयंस आ गए, तो यहां से इनका अनलोडिंग होना है, फ्लोएम से बाहर जाएंगे। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी जाएंगे, डिफ्यूजन से भी जाएंगे। डिफ्यूजन से इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी, तो डिफ्यूजन जाएगी, ठीक। अब देख लीजिए, यहाँ पे अब हमारे पास कंसंट्रेशन कम है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमारे पास ये आयंस है, इनको इधर नहीं रहना है। तो ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन भी जा सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी बेटा जा सकते हैं। तो दोनों इसमें सही है। क्लियर? नेक्स्ट। Which of the following statements is not correct? यहां से मिनरल न्यूट्रिशन होगा। Which of the following statements is not correct? The immediate cause for opening and closing of stomata is the turgidity of guard cells, ठीक। ये बता रहा है कि इमीडिएट काज जो है ना, ये आपका ट्रांसपोर्ट से ही ये क्वेश्चन है। इमीडिएट काज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, सही है, ठीक। यानी कि इमीडिएट काज क्या है? स्टोमेटा किस तरह से ओपन हो जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, सही है। द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स इज थिन एंड इलास्टिक, गलत है ना, अभी बताया ना आपको, इट इज थिक एंड इलास्टिक, इट इज थिक एंड इलास्टिक। तो ये बता रहा है थिन एंड इलास्टिक, तो ये गलत है। तो यही तो सही है ना, होगा फिर, क्योंकि हमने लिखना है नॉट करेक्ट। चलिए इसको भी देखते हैं। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज आल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, ये सही है, अभी बताया। द आउटर वॉल बल्ज आउट एंड फोर्स द इनर वॉल्स इनटू क्रीसेंट शेप, ये भी बेटा सही है, ठीक। तो ये गलत है, इसी को हमने पिक करना है। चलिए नेक्स्ट। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कैपिलैरिटी इन वाटर इज अ रिजल्ट ऑफ। वाटर में ये दो हमारे पास बेटा क्वालिटीज ऐड होती हैं। एक क्या? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वाटर का, यानी कि इट विल रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स। अगर वाटर को ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल होगा तो वाटर का कॉलम ब्रेक नहीं हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है बेटा। एंड हाई कैपिलैरिटी, हाई कैपिलैरिटी का मतलब क्या है कि वाटर विल राइज इन द थिन ट्यूब्स, खुद ही बेटा ऊपर जाएगा, ठीक। तो ये दो हमारे पास जो कैरेक्टर्स वाटर के होते हैं, ये क्यों वाटर में होते हैं, ठीक। ये किसका रिजल्ट है? ये कोहिशन का रिजल्ट है, एडिशन का रिजल्ट है, सरफेस टेंशन का, ये तीनों का रिजल्ट है। ये तीनों क्वालिटीज चूंकि वाटर में होती है, इन तीन क्वालिटीज से ये दो क्वालिटीज भी बेटा वाटर में ऐड होती है। सो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। Assertion: the direction of movement in the phloem can be bidirectional. phloem में जो movement होती है सॉरी, phloem में जो movement होती है बेटा, direction of movement in phloem can be bidirectional, अभी बताया आपको पहले। phloem में चूंकि मैं आज बीमार हूं बहुत ज्यादा, बुखार भी बहुत है, अल्लाह पाक आसान फरमाए। चलिए बेटा, ये phloem में हमारे पास
ये इधर लीफ से बेटा आपका फूड बन गया, तो कुछ फूड नीचे जाएगा, कुछ फूड ऊपर जाएगा, तो बाय डायरेक्शनल भी होगा। ये बता रहा है कि असर्शन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी बाय डायरेक्शनल, सही है ना, सही है। अब रीजन, ये ऑप्शन नहीं है बेटा, इसको ऑप्शन हो गया, ये रीजन है, ये रीजन है इसका, ठीक, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं मैं, ये रीजन है इसका, ये आपका ऑप्शन 1, ये आपका ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 4 होगा। रीजन क्या है, द सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल, इसका मतलब है कि सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप जो है वे वेरिएबल है, ठीक है बेटा। अब देखिए फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट बायडायरेक्शनल है, क्योंकि कभी ऊपर से नीचे बेटा आ जाएगा, यानी कि लीव्स में फूड बनेगा और रूट्स में जाएगा, लेकिन जब अर्ली स्प्रिंग होगा, लीव प्रेजेंट ही नहीं है, तो रूट से फूड निकलेगा, फिर बड स्प्राउट हो जाएगा, उस टाइम से नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक। तो इसका रीजन ये है कि सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप जो है ये वेरिएबल है, इट डिपेंड्स अपॉन द सीजन। यानी कि समर में हमारे पास सोर्स जो होता है ना, सोर्स क्या है जहां पे फूड बने, वो लीफ होता है, और सिंक क्या है बेटा, रूट है। समझ में आ रही है बात। अब अर्ली स्प्रिंग में ये चेंज हो जाएगा, अब सोर्स क्या है, रूट है, यहां से फूड निकलेगा और ऊपर जाएगा बड्स में। समझ में आ रही बात। तो सोर्स एंड सिंक की रिलेशनशिप वेरिएबल है, इट इज बेस्ड ऑन सीजन, ठीक। तो दोनों बेटा हमारे पास जो है करेक्ट है। इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बाकी को देखना ही नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो है इसके बारे में बेटा इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें आप। प्लांट्स आर ग्रोन इन ए नॉन डिफाइनेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, गलत है ना, यही बेटा सही है, ठीक। क्योंकि यहां पे बेटा हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन अ डिफाइनेड न्यूट्रिएंट, इन अ डिफाइनेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इन अ डिफाइनेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप प्लांट को बेटा डेवलप कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स में, तो आपको पता होना चाहिए प्लांट कौन सा डेवलप करता है, करना है आपको, और उसमें किस मिनरल न्यूट्रिशन की कितनी जरूरत है। डिफाइनेड मिनरल कंटेंट, मिनरल न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है वो आपको देना है बेटा, उसके बाद ही प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक। तो डिफाइनेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हम इसको ग्रो करेंगे। जबकि पहली ऑप्शन बता रही है कि इन नॉट इन ए नॉन आर ग्रोन इन ए नॉन डिफाइंड, तो यही गलत है, ये सही है। प्लांट्स आर ग्रोन टू मैच्योरिटी, यस। हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स जो है ना मैच्योरिटी तक ग्रो हो जाएंगे, यानी उनका फ्लावर भी निकलेगा, फ्रूट भी सेट हो जाएगा, पूरा सक्सेसफुल प्रोसेस है ये। और हाइड्रोपोनिक्स जो है प्लांट्स आर ग्रोन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, यू नो दैट इज करेक्ट, ठीक। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल में हम बिल्कुल भी इसको ग्रो नहीं करते, सॉइल के बगैर प्लांट को ग्रो करते हैं। इट रिक्वायर्स प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट्स, क्लियर, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट, एडिशन ऑफ एयर बाय एरेशन ट्यूब इन हाइड्रोपोनिक्स इज एसेंशियल फॉर। अगर ये बेटा हाइड्रोपोनिक्स बेटा आप कर रहे हैं, अगर ये बेटा आप हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, इधर बेटा आप प्लांट एक बेटा ग्रो कर रहे हैं, ये बेटा एक प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं इसमें हाइड्रोपोनिक्स में, ठीक है बेटा, ये आप प्लांट एक बेटा ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं काम, यहाँ पे बेटा आप काम कर रहे हैं, इधर से आप बेटा न्यूट्रिएंट्स वगैरह, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इसमें बेटा ऐड करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अच्छा, और इधर से बेटा आप एरेशन पंप इसको लगाएंगे, एरेशन पंप बेटा लगाएंगे, एरेशन पंप इसको आप पंप करेंगे, इसे एयर बेटा अंदर जाएगा, क्या जाएगा, एयर अंदर जाना क्यों जरूरी है, ये बोलता है एरेशन, एडिशन ऑफ एयर बाय एरेशन ट्यूब इन हाइड्रोपोनिक्स इज एसेंशियल फॉर, इट इज एसेंशियल फॉर एजिटेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ताकि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो इधर हमने डाला वो एजिटेट हो जाए। ना ना ना, इसके लिए बेटा जरूरी नहीं, क्योंकि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पहले ही डिसॉल्व्ड होता है, उसको एजिटेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यस, ये एक सही ऑप्शन है। एयर से ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द प्लांट होगा, अगर एरेशन ट्यूब को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कीप प्लांट फ्रेश एंड ग्रीन, ये बोलता है इससे प्लांट फ्रेश एंड ग्रीन रहेगा, नहीं ये भी गलत है, समझ में आ रही बात। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट ना, प्लांट तो फिर भी एब्जॉर्ब करेगा मिनरल न्यूट्रिएंट इसके बगैर भी, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, एरेशन ट्यूब का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द प्लांट। चलिए नेक्स्ट, assertion, all the elements present inside a plant body are essential। प्लांट बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे एसेंशियल है। इज दिस ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। हमने बेटा देखा कि प्लांट की बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में, अराउंड 60 प्लांट्स, 60 एलिमेंट्स जो बेटा हमारे पास हैं, करीब करीब 60 एलिमेंट्स जो हमारे पास है, इनको हमने प्लांट्स के अंदर बेटा देखा है, दे हैव बीन रिपोर्टेड टू बी प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडीज। कुछ प्लांट्स जो है दे कैन एक्यूमुलेट गोल्ड, कुछ दे कैन एक्यूमुलेट सेलेनियम, ठीक। अब अगर कश्मीरी को पता चलेगा कि गोल्ड इस प्लांट में है, वो पूरी प्लांट को ही खत्म कर देंगे, फिर उधर से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा वो अलग बात है, क्योंकि वहां से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, ये इस तरह से नहीं होता है। चलिए बेटा, तो 60 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, लेकिन इनमें एसेंशियल कितने हैं बेटा, 17 ही एसेंशियल है। तो सारे जो प्रेजेंट है ना वो सारे के सारे एसेंशियल नहीं है, तो पहला असर्शन गलत।
रीजन बिकॉज एसेंशियल एलिमेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ये तो सही है, एसेंशियल एलिमेंट्स जो है ना दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। तो हम क्या बोलेंगे, assertion is false and reason is true। सही है ना, assertion false है और reason सही है। ठीक, अगर होता assertion is false, ये भी देख ले, अगर इस तरह से होता assertion is false and reason is the correct explanation of assertion, फिर वो गलत होता, वो है कहीं पे। हाँ, assertion is true and reason is the correct explanation of assertion, ये गलत है क्योंकि assertion false है। assertion is true but reason is not the correct explanation of assertion, ये भी गलत है। मैं बोलता हूं अगर मैं इसके बदले या उसके बदले कोई और ऑप्शन अप्लाई करता, मैं अगर बेटा ये ऑप्शन भी इसमें डालता कि assertion is false and reason is the correct एक्सप्लेनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा समझे। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बता मुझे ये सही होता या गलत होता? ये बिल्कुल गलत होता। अगर ये वाली ऑप्शन भी होती है ना, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन तो फॉल्स था, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन जो है ना ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, रीजन एज स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन असर्शन को वैलिडेट नहीं करता है। समझ में आ रही बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप असर्शन रीजन क्वेश्चन में फंस जाते हो, इसीलिए आप परेशान हो जाते हो ना असर्शन रीजन से। देख ले, ये दो तीन तरह के असर्शन रीजन आते हैं। एक होता है असर्शन रीजन वो बना के होता है लेकिन वो स्टेटमेंट बेस्ड होता है। जैसे ये हैं, दो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में सही कौन है गलत कौन है। हाँ, लिखा होता है असर्शन रीजन आपको फंसाने के लिए, बट होता है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, समझ में। लेकिन एक होता है जिसमें लिखा होता है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वहां पे आपको देखना है क्या रीजन करेक्ट है, रीजन करेक्ट हो सकता है जैसे इधर था, लेकिन इधर रीजन करेक्ट है एज स्टेटमेंट। समझ में आ रही बात? तो ये ऑप्शन हमें बताती है कि रीजन करेक्ट है बिकॉज इट करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन। ये तो गलत है ना, समझ में आ रही बात? क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। तो इन चीजों को ना जहन में रखना है बेटा। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्लांट्स कैन सेट द सीड्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ये बोल रहा है कि प्लांट्स को अगर एसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा तब भी उसमें सीड सेट हो जाएंगे। क्या है? गलत है ना? गलत बात है, गलत बात है। जो गलत बात होगी उसको गलत ही बोलेंगे। चलिए, प्लांट के साथ इतना बड़ा धोखा, ठीक, कि एसेंशियल एलिमेंट ना देंगे फिर भी वो सीड सेट करेगा। जब वो सीड सेट करेगा फिर एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत है क्या है भाई? ठीक, जब वो एसेंशियल के बगैर भी सीड सेट करेगा तो उसको एसेंशियल किसने बताया? किसने उसको चिट्ठी मारी? चलिए बेटा, तो गलत है। एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफिक। एसेंशियल एलिमेंट जो है बेटा ये स्पेसिफिक होने चाहिए। यस, एसेंशियल एलिमेंट जो है स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एसेंशियल एलिमेंट के बगैर अगर हम दूसरा एलिमेंट देंगे एज सब्स्टिट्यूट, से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की कमी से कोई डेफिशिएंसी सिम्टम हो गया। समझ में आ रही बात? नाइट्रोजन की कमी से क्या हो गया? कोई डेफिशिएंसी सिम्टम हो गया। से फॉर एग्जांपल येलोइंग ऑफ लीव्स हो गया नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के साथ। अगर हम नाइट्रोजन के बदले आयरन को देंगे या अगर हम नाइट्रोजन के बदले किसी और एलिमेंट को देंगे और उस एलिमेंट ने वो डेफिशिएंसी सिम्टम दूर कर दिया जो किससे हुआ था? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के साथ, तब नाइट्रोजन एसेंशियल है ही नहीं। सिंपल। फिर नाइट्रोजन एसेंशियल, इसीलिए बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट जो मस्ट बी स्पेसिफिक। अपना रोल जो होगा ना वो इस एलिमेंट के बगैर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये सही है, सही है बेटा, सही जो होगा सही बोलेंगे। तीसरा, एसेंशियल एलिमेंट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। गलत है ना? गलत बात है, गलत बात है। क्यों गलत बोल रहे हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स जो है दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं। एसेंशियल एलिमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना है मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। इनडायरेक्टली वो आपका क्या लगता है? नाना लगता है, क्या लगता है, इनडायरेक्टली नहीं चलेगा। एसेंशियल एलिमेंट के लिए जरूरी है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। किसमें बेटा? वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। अब बता मुझे कितने इसमें क्या है बेटा सही है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। अब बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये देखो बेटा, ये गलत है, ठीक है बेटा, ये सही है और ये भी गलत है, तो सिर्फ बी सही है ना? हाँ, चलिए बेटा, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। हो गया बेटा आपका। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रेंट। इनमें से बताओ बेटा मैक्रोन्यूट्रेंट कौन नहीं है? एसेंशियल एलिमेंट दो तरह के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रेंट्स। आपको बोलना है कि मैक्रोन्यूट्रेंट कौन नहीं है। मैंगनीज माइक्रोन्यूट्रेंट है इसलिए ये मैक्रोन्यूट्रेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जिंक डाई पॉजिटिव, जिंक डाई पॉजिटिव ये किसको बेटा एक्टिवेट करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है। मेमोरी बेस्ड है, याद रखें।
बीमार भी हूं मैं आज, ठीक, दुआ करें आप भी, अल्लाह पाक सबको शिफा दे, मसला हो जाता है। चलिए बेटा 30, एन एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन। एलिमेंट को कब बोलेंगे डेफिशिएंट है, ये क्या है? एलिमेंट को कब बोलेंगे कि इस एलिमेंट की प्लांट में डेफिशिएंसी होगी, कब बोलेंगे? ये हमारी मर्जी है कि हम किसी को बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ दिस। एलिमेंट को तब बोलेंगे डेफिशिएंट है जब उस एलिमेंट की वजह से कोई डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट में होगा, याद रखें। और डेफिशिएंसी सिम्टम कब आएगा प्लांट में? जब उस एलिमेंट की इतनी कमी हो जाएगी कि अब वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे जाएगा, तब जाके डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा। तो हम बोलेंगे व्हेन एन एलिमेंट इज प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मिसाल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, समझाने के लिए, समझाने के लिए समझा रहा हूं, समझे। अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, ये एक प्लांट में से फॉर एग्जांपल 20 ग्राम है, समझाने के लिए बता रहा हूं, सिंपल 20 ग्राम है, प्लांट अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं है। अब नाइट्रोजन की कमी हो रही है, ये 18 ग्राम हो रहा है, हम बोलेंगे नाइट्रोजन डेफिशिएंट है? नहीं। हम इस पे नहीं बोलेंगे कि कितना कम हो गया कितना ज्यादा हो गया, याद रखें, मसला हो जाएगा आपका नीट में। इस पे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कितना कम हो गए इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा। ठीक, अरे 18 ग्राम है, 20 ग्राम था, नॉर्मली फंक्शन कर रहा था, 18 ग्राम है, अब 18 ग्राम से रह गया, लेकिन फिर भी प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं आ गया, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं है। समझ में आ रही बात? अब नाइट्रोजन और कम हो रहा है, चलिए बेटा ये 15 ग्राम रह गया प्लांट में, 15 ग्राम रह गया प्लांट में, लेकिन यहां पे 15 ग्राम जब नाइट्रोजन हो गया कम, तो प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम हो गया, येलोइंग ऑफ लीव्स हो गया। अब बोलेंगे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अब नाइट्रोजन हो गया बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे जब ये एलिमेंट होगा, तो इस एलिमेंट को बेटा हम बोलेंगे डेफिशिएंट एलिमेंट। हम ऐसे नहीं नाम देंगे जिसको खुश करे डेफिशिएंट बताया ना, जब इसकी कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो जाएगी तो उसको बेटा बोलेंगे डेफिशिएंट एलिमेंट। बिलो टॉक्सिसिटी, ये बाकी सारे ऑप्शंस बेटा इसको गलत है। चलिए नेक्स्ट, which of the following essential element is involved in the synthesis of DNA and RNA? ये किसी गवर्नमेंट मैग्नीशियम जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA। चलिए बेटा नेक्स्ट, मेच द टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम करेगा सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है बेटा। बोरान, हम पोलन जर्मिनेशन में बेटा, जब आपको पोलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन पढ़नी हो, स्लाइड पे आपको बोरान ऐड करना पड़ता है, उसे पोलन जर्मिनेट हो जाते हैं जल्दी से। ठीक, क्लोरीन आपका हेल्प करेगा वाटर स्प्लिटिंग में, ठीक है बेटा। और वहां क्या बच गया? जिंक जो है इट विल एक्टिवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया? ए को डी आया, ये आया ना, बी को ए आया, ये आया, क्लोरीन को बी आया, ये आया, और जिंक को सी आया, तो ये आया आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। था सबको याद, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तीनों आपके बेटा हो गए मोबाइल एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट मोबाइल होगा, दो तरह के एलिमेंट्स हैं, वी हैव मोबाइल एंड इमोबाइल एलिमेंट्स। इमोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी पहले होती है यंग लीव्स में। किन में बेटा होती है? यंग लीव्स में। लेकिन जब मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी, ये पहले सेनिसेंट यानी ओल्डर लीव्स में होती है, तो सेनिसेंट लीव्स में पहले डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, which of the following is not true for manganese toxicity? मैंगनीज टॉक्सिसिटी, ये बड़ा मसला है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मिनरल न्यूट्रिशन। पढ़ाते पढ़ाते भी आपको बताया, ठीक, अच्छा खासा टाइम हमने इसमें लगाया, क्योंकि कुछ बेसिक कंसेप्चुअल चीजें बेटा इसमें छुपी हुई थी जो मैंने आपको कूट कूट के आपको समझाई है, ठीक। और ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मैंगनीज टॉक्सिसिटी। देखो टेक्स्ट बुक पे लिखा था कि टॉक्सिसिटी सिम्टम जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू say that any symptom is a toxicity symptom in the plant. The symptom which is caused by the toxicity of one element, it may be sometimes the symptom of deficiency of other element. ठीक, और इसमें मैंने मेरे ख्याल से मैंने 15-16 मिनट इसी को मैंने समझाया था, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे ये एक इंटरेक्शन चल रहा है, आपको नीट के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि ओवरव्यू दिया जाता है। आई कैन नॉट मूव लाइक दैट, ठीक है, मैं अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करूं, लेकिन सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, आपने अपने हिसाब से पढ़ा होगा, ठीक, कोई बड़ा मसला भी नहीं है। आपको बोलना है कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी के लिए सही क्या नहीं है।
कंपीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, ये सही है। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी अगर होगी, इट कंपीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, यानी कि अगर मैंगनीज की ज्यादा कंसंट्रेशन है तो आयरन और मैग्नीशियम की कम हो जाएगी, यानी कि मैंगनीज ज्यादा हो गया, आयरन और मैग्नीशियम कम हो गया, वो टॉक्सिक बन गया, ये डेफिशिएंट बन गए। समझ में आ रही बात? सही है। कंपीट विद मैग्नीशियम और बाइंडिंग विद एंजाइम, सही है ना। प्लांट के अंदर जो मैग्नीशियम है ये उसको एंजाइम उसको बाइंड होने नहीं देगा, बल्कि उसके बदले मैंगनीज बाइंड हो जाएगा, इसके लिए भी कंपैक्शन करेगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है प्लांट के लिए। इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन रूट एपेक्स, गलत है, गलत बात है। इट एक्चुअली इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। टेक्स्ट बुक खोलना, देखना, वहां पे लिखा होगा शूट एपेक्स, लेकिन यहां रूट एपेक्स, छोटा सा एक वर्ड चेंज करके ऑप्शन गलत हो गया, तो यही आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज प्रेजेंट इन। एंजाइम नाइट्रोजिनेस किन में होता है? बोल बोल, किन में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है। क्या सारे प्रोकैरियोट्स में होता है? नहीं, कुछ ही प्रोकैरियोट्स में होता है, लेकिन होता है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। इसका मतलब है कि एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स, समझे। नाइट्रोजिनेस सिर्फ किन में होता है? प्रोकैरियोट्स में, लेकिन सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, और प्रोकैरियोट्स के बगैर भी किसी में नहीं होता। दैट मींस इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स बट नॉट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, नहीं, गलत है। यूकैरियोट्स में नहीं होता है, गलत है। 1 and 2 नहीं, गलत है। ठीक है बेटा, तो सही क्या है? एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताए। इट मेक्स द नोड्यूल्स पिंक और रेड, सही है। एक्ट्स एज O2 स्कैवेंजर, O2 को बेटा क्या करेगा? खत्म करेगा। जब O2 को खत्म करेगा तो एनारोबिक कंडीशन बनाएगा। समझ में आ रही बात? ये भी सही है। हेल्प इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नहीं, इसका इसमें कोई रोल नहीं है, तो यही इनकरेक्ट है। यही बेटा सही हो गया आपका। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4। अमोनिया है NH3, ये प्रोटोनेट हो रहा है, H पॉजिटिव ऐड होता है, तो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन बनाएगा फिजियोलॉजिकल पीएच पे। सही स्टेटमेंट है, आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अमोनियम आयन इज अ टॉक्सिक टू प्लांट्स, सही है ना। अमोनियम आयन जो है ना, ये टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए, इसलिए अमाइनो एसिड्स बनते हैं। समझ में आ रही बात? फॉर्मेशन फेट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक। फेट ऑफ अमोनिया, आपने देखा होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा है फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है ना, इसे अमाइनो एसिड बनेगा, क्योंकि अगर अमोनियम आयन बना वो टॉक्सिक है प्लांट के लिए, इसलिए उसको कन्वर्ट होना पड़ता है अमाइनो एसिड्स पे, ठीक। तो ये भी सही है। अच्छा ठीक है। एट फिजियोलॉजी अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4, ये सही है। अमोनियम आयन्स आर टॉक्सिक टू प्लांट्स, सही है। एमाइड्स कंटेन लेस नाइट्रोजन देन अमाइनो एसिड्स, गलत है। एमाइड्स में ज्यादा नाइट्रोजन होता है एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड्स, ठीक है बेटा। अच्छा, 16 ATP आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईच NH3 मॉलिक्यूल, गलत बात है ना। गलत बात क्यों बोलते हैं? हमारे पास 8 ATP मॉलिक्यूल्स जो है ना, दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 NH3 मॉलिक्यूल। अगर 2 NH3 मॉलिक्यूल्स बेटा हमें बनेंगी तो इसके लिए हमें 16 ATP लगेगा। आपकी टेक्स्ट बुक में इक्वेशन भी पूरी तरह से लिखी हुई है। अब कितने सही है कितने गलत है? 2 सही है 2 गलत है, ठीक। तो 2 आर ट्रू। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 2। नेक्स्ट, which of the following statement is not correct about hydroponics? हाइड्रोपोनिक्स के रिलेटेड सही क्या नहीं है? हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एसेंशियल एलिमेंट्स, सही है। इसी से हमें पता चलता है कि एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन है प्लांट के लिए, ठीक। हेल्प्स टू डिस्कवर डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सही है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स भी इसी तरह से इसी हाइड्रोपोनिक्स से बेटा डिस्कवर होते हैं। ये एक हाइड्रोपोनिक्स में बेटा हम प्लांट ग्रो करते हैं। हमारे पास जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, हम से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन देंगे और प्लांट ठीक रहेगा। अब नाइट्रोजन को बंद करेंगे, प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगा, हमें हो जाएगा बेटा येलो विंग ऑफ लीव्स। जब हमने नाइट्रोजन फिर से दे दिया तो लीव ग्रीन हो जाएगा। तो हमें पता चला कि नाइट्रोजन की का डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है हाइड्रोपोनिक्स से। समझ में आ रही बात? प्लांट्स कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, अभी बताया आपको, ये सही है। प्लांट्स कैन अटेन ऑप्टिमम ग्रोथ विदाउट एरेशन, एरेशन के बगैर ऑप्टिमम ग्रोथ होगी नहीं होगी ना, अभी पहले भी एक क्वेश्चन बताया है। जो गलत है ये सही है, ठीक। यही ऑप्शन है बेटा इसका, क्योंकि हमने गलत वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बेटा सिलेक्ट करें, यानी करेक्ट 3 होंगे। डिफरेंट प्लांट्स रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एक प्लांट में हो रही है, ये रेस्पॉन्ड करेगा से फॉर एग्जांपल इसको एक डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब दूसरे प्लांट में जब इसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी नाइट्रोजन की ही, जरूरी नहीं कि इसमें भी वही सिम्टम आए, इसमें दूसरा सिम्टम भी आ सकता है, सही है ना।
तो हम बोलते हैं डिफरेंट प्लांट्स रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। ये सही है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये जरूरी नहीं कि जो एक प्लांट में होगा सब में वही हो जाएगा ना, दे रेस्पॉन्ड डिफरेंटली। क्लियर? तो ये क्या है बेटा, सही है। डिफरेंट प्लांट्स रेस्पॉन्ड सिमिलरली टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। गलत है। ये बोलता है कि अगर डिफरेंट प्लांट्स हैं और उनको डेफिशिएंसी हो रही है किसकी बेटा, नाइट्रोजन की, सेम एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रही है, दे विल आल्सो रेस्पॉन्ड सिमिलरली। यानी अगर एक को हो जाएगा बेटा येलोइंग ऑफ लीव्स, दूसरे को भी हो जाएगा, तीसरे को भी हो जाएगा, फोर्थ को भी, सबको एक ही डेफिशिएंसी सिम्टम लगेगा ना। ये गलत है। ठीक है बेटा, तो ये गलत सिम्टम है, सॉरी गलत स्टेटमेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स। सही है, एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी से मल्टीपल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। दैट्स व्हाई कि नाइट्रोजन किसी में एक डेफिशिएंसी दिखाएगा, किसी में दूसरा डेफिशिएंसी दिखाएगा। सेम सिम्टम्स में बी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ वन और सेवरल एलिमेंट्स। कभी कभी बहुत सारे एलिमेंट्स या एक ही एलिमेंट से या एक से ज्यादा एलिमेंट से एक ही सिम्टम आएगा। नाइट्रोजन से भी आपको बेटा क्लोरोसिस, ये सॉरी येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगा। मैग्नीशियम से भी आपका हो सकता है येलोइंग ऑफ लीव्स। समझ में आ रही बात? ठीक, तो बहुत सारे एलिमेंट से कभी सेम डेफिशिएंसी सिम्टम बेटा आ सकता है। ये सही है। तो गलत कौन सा है? ये वाला है। इसी को सिलेक्ट करना है ना, तो ये सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, दिस विल बी द नेक्स्ट एंड लास्ट। आपके मिनरल न्यूट्रिशन का भी ये लास्ट है, लास्ट लाइन उस चैप्टर की है, आप देख सकते हैं। हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो इज प्रेजेंट इन, ठीक, अमाइंस, अमाइड्स, दिस इज अमाइनस, दिस इज अमाइडस, दिस इज अमोनिया। यूरिडिस इसका सही है। यूरिडिस में नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो इसके साथ बेटा आज आपका कंप्लीट हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक, अल्लाह पाक का फजल करम है कि ये बीमार होने के बावजूद भी मैंने ये डिलीवर कर लिया, लेकिन थकावट मुझे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दुआ करें अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए, शिफा अता फरमाए, आपको भी मुझे भी सबको। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट कर देंगे ये। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।